औलाद चाहे जितनी भी प्यारी हो, ये तीन चीज़ें औलाद को कभी मत देना, वरना बुढ़ापे में पछताना ही पड़ेगा। दर्शक बंधु, औलाद से ज़्यादा प्यारा इस दुनिया में किसी के लिए कुछ नहीं होता। एक माँ बाप अपना सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन औलाद का दुख नहीं देख सकते। अपने बच्चों की मुस्कान के लिए अपने खुद की हंसी तक कुर्बान कर देते हैं। उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं। उनके लिए जो कुछ भी बन पड़े वो कर गुजरते हैं। लेकिन इसी मोह, इसी असीम प्रेम में कभी कभी माँ बाप ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो बाद में उनके अपने ही जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। समझ नहीं आता कब, कहाँ और कैसे उस औलाद की आंखों में प्यार की अधिकार आ गया। उस मीठी बोली में अधिकार की आशा घुल गई। माँ बाप तो सोचते हैं हम तो सिर्फ प्यार कर रहे थे, लेकिन वो प्यार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उन्हें पता ही नहीं चला। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप और औलाद का होता है, लेकिन उसमें समझदारी ना हो तो वही रिश्ता सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है। कई बार माँ बाप अपने हाथों से अपनी सारी खुशियाँ, अपनी मेहनत की कमाई, जहाँ तक कि अपना आत्मसम्मान तक औलाद को सौंप देते हैं, ये सोचकर कि अभी ये हमें संभाल लेंगे। लेकिन क्या वाकई में वो संभालते हैं? जहाँ वही औलाद धीरे धीरे इस बात को भूल जाती है कि उन्हें जो कुछ मिला है वो किसी की पूरी ज़िंदगी की कमाई है। जिन आँखों से आपने उनके लिए सपने देखे थे, उन्हीं आँखों में एक दिन आंसू होते हैं। और जिन हाथों से आपने उन्हें चलना सिखाया, उन्हीं हाथों को एक दिन बेसहारा छोड़ दिया जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप प्यार में वो तीन चीज़ें भी दे देते हैं जो कभी नहीं देनी चाहिए थी। दर्शक बंधु, एक कथा के माध्यम से हम तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो माँ बाप को जीते जी अपनी औलाद को नहीं देना चाहिए, वरना बाद में पछताना ही पड़ता है। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, गरुड़ पुराण में कहा गया है, कथा हो जा सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सुबह की ठंडी हवा खिड़की की दरारों से कमरे में धीरे धीरे अंदर आ रही थी, मानो प्रभु का आशीर्वाद चुपचाप भीतर प्रवेश कर रहा हो। लेकिन नफीसा बिना रुके निरंतर सिलाई करती जा रही थी। रात भर की अधूरी नींद उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, मगर उसने सुई के चुभने का दर्द भी अब महसूस करना छोड़ दिया था। उसकी हर सिलाई, हर टंका उसके बेटे आयान की थाली में एक निवाले का इंतजाम था। अकेले दम पर बेटी को पालना एक आसान बात नहीं थी, लेकिन नफीसा ने कभी एक शब्द भी शिकायत का मुंह से नहीं निकाला। जब आयान बहुत छोटा था तभी उसका पति बिना कुछ बताए, बिना कोई निशान छोड़े चला गया था। उसी दिन से नफीसा की ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य बन गया कि उसका आयान कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना करे। हर दिन वो ईश्वर से यही प्रार्थना करती, हे परमेश्वर, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकूं। लेकिन कई बार जब रात को वो आयान को चैन से सोते देखती तो खुद से ये सवाल पूछती, क्या मैं जो कर रही हूँ वो काफ़ी है? वक्त बीतता गया। कई कठिनाइयों और संघर्षों के बाद नफीसा ने एक छोटा मगर शांत और सच्चे सुखों से बड़ा घर खरीद लिया। पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन नफीसा ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके पास कुछ कम है। आयान कभी भूखा नहीं सोया। उसके कपड़े हमेशा साफ सुथरे और ठीक नाप के होते, जिन्हें उसकी माँ ने खुद अपने हाथों से तैयार किया होता था। आयान की नज़र में ये सब बहुत आसान लगता, लेकिन उसे ये समझ नहीं था कि उसकी माँ ने कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं। कितनी बार आंखें लाल हो गई, सिर दुखा, शरीर थका, सिर्फ इसीलिए कि उसका बेटा आगे बढ़ सके। ये सब नफीसा ने आयान के लिए किया था, हमेशा सिर्फ उसके लिए। जब आयान छोटा था तो जैसे ही माँ काम से घर लौटती, वो दौड़ कर दरवाजे पर आता, गले लग जाता और कहता, माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। उस एक वाक्य में जैसे प्रभु का प्रसाद मिल जाता। नफीसा की सारी थकान पल भर में उड़ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आयान बड़ा होने लगा, माँ के लिए उसका प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। किशोर होते होते उसे अपना साधारण जीवन बोझ लगने लगा। स्कूल के दोस्तों के महंगे कपड़े और नए मोबाइल देखकर उसके मन में एक बेचैनी घर करने लगी।
बचपन की वो कृतज्ञता चुप नाराजगी में बदलने लगी। नफीसा सब समझती थी, लेकिन ईश्वर के भरोसे वो सब सहती रही। उसने मेहनत और बढ़ा दी, दिन रात एक कर दी, ताकि आयान की पढ़ाई अच्छी हो सके, उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। वो हर रोज़ कहती, बेटा तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब भगवान और मैं संभाल लेंगे। भले ही कमर के दर्द से करवट लेना मुश्किल हो जाए, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि एक दिन आयान जरूर समझेगा कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या सहा। मगर सच्चाई कुछ और ही निकली। एक दिन नफीसा ने महसूस किया कि आयान अब उसे पीछे छोड़ता जा रहा है। वो अब दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा था। माँ के साथ खाने के टेबल पर बैठना भी उसे बोझ लगने लगा। अब उसके जवाब छोटे और रूखे हो गए थे। माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, इतनी चिंता मत किया करो। पर नफीसा जानती थी कि माँ की चिंता ही उसकी धड़कन है। आयान ही उसकी दुनिया था और उसे धीरे धीरे दूर जाते देखना जैसे अपना एक हिस्सा खोद जाने जैसा था। फिर आयान की ज़िंदगी में एक सामने आई। सान्या सुंदर थी, मधुर बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे नफीसा का मन किसी अनजाने डर से भरने लगा। शुरुआत में नफीसा ने पूरी कोशिश की सान्या को अपनाए, उसे अपने परिवार का हिस्सा माने, लेकिन जैसे ही आयान आसपास नहीं होता, सान्या का व्यवहार बदल जाता। बातों में ठंडापन, नज़रों में तिरस्कार। नफीसा ये सब देखती थी, सहती थी और ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा सुखी रहे। फिर एक दिन आयान और सान्या का विवाह हो गया। विवाह सादगी से हुआ था। नफीसा ने सान्या के लिए अपने हाथों से खुद शादी का लिबास सिलकर बैठ दिया। विवाह वाले दिन जब वो सान्या को तैयार कर रही थी, तो उसने हिम्मत करके कहा, बेटी अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। सान्या ने बिना उसके तरफ देखे कहा, परिवार अब आयान का और मैं ही उसका परिवार हूँ। ये सुनकर जैसे नफीसा के हृदय पर किसी ने वज्र प्रहार किया हो, मगर उसने आंसू रोक लिए और चुपचाप अपने मन को शांत कर लिया। विवाह के बाद जैसे सब कुछ ही बदल गया। जो आयान कभी माँ के सिवा एक पल नहीं रह सकता, अब जैसे पराया हो गया। सान्या धीरे धीरे उसके कान भरने लगी। अब आयान की आंखों में अब माँ के लिए प्यार नहीं बल्कि उलझन थी। घर में उसका रहना कम होता जा रहा था और जब होता भी जैसे कोई बोझ सह रहा हो। एक दिन नफीसा ने पूछा, बेटा आज रात साथ में खाना खा लें? तो रूखा उत्तर मिला, नहीं माँ, सान्या बाहर खाना चाहती है। अब तो हर बात में बस सान्या ही रह गई थी। नफीसा का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठने लगे, क्या इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह बाकी है? लेकिन फिर भी नफीसा ने हार नहीं मानी। हर दिन प्रभु का नाम लेकर उसकी श्रद्धा से घर का हर काम करती रही। उसकी सेवा, उसकी ममता, उसकी तपस्या सिर्फ उसके बेटे के लिए थी और उसके ईश्वर के लिए। नफीसा रसोई में खाना बनाती रही, कपड़े धोती रही। दिल में बस एक ही उम्मीद जल रही थी, जैसे कोई दीपक हो, एक दिन आयान जरूर समझेगा कि उसकी माँ आज भी उसी तरह उसके साथ है, बिना किसी शर्त, बिना किसी शिकायत, बस प्रेम से भरी हुई। लेकिन सान्या की ठंडी नज़रें ये साफ कह रही थी कि अब ये घर नफीसा का नहीं रहा। और नफीसा को यह भी नहीं पता था कि उसके जीवन में इससे भी बड़ी चोट आने वाली है। एक रात वो जब किचन से गुजर रही थी, उसने सुना सान्या आयान से कह रही थी, अब तुम्हारी माँ को यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम बड़े हो गए हैं, हमें अपनी आज़ादी चाहिए। यह सुनकर नफीसा का दिल जैसे एक पल थम सा गया। और सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब बेटे की तरफ से कोई विरोध नहीं आया। बस इतना बोला, पता है पर कैसे कहूँ उसको। उसी पल जैसे नफीसा की पूरी दुनिया उजड़ गई। उसके बाद आयान का व्यवहार और भी ठंडा होता गया। नफीसा जितना पास आने की कोशिश करती, वो उतना ही दूर होता चला गया। सान्या की मुस्कान अब तानों जैसी लगने लगी थी। वो घर जैसे नफीसा ने अपने खून पसीने से बसाया था, अब पराया लगने लगा था। मगर फिर भी उसने अपने आप को समझाया, ये तो बस एक समय है, बीत जाएगा, मेरा बेटा एक दिन सब समझाएगा। प्रभु के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। सालों तक नफीसा ने तिरस्कार को चुपचाप सहा। पहले तो आयान बात करने से कतराता था, मानो उसके पास अपनी माँ को सुनने का समय ही न रहा हो। फिर धीरे धीरे
उसने घर के हर छोटे बड़े फैसले से नफीसा को बाहर कर दिया, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई महत्व ही नहीं बचा। सबसे बड़ा दुख ये था कि ये सब कुछ इस तरह हो रहा था जैसे यही सब स्वाभाविक हो, जैसे यही दुनिया का नियम हो। नफीसा अब भी मन को समझाती, दिल को सहजती रही। बस कुछ ही दिन की बात है, मेरा बेटा संभल जाएगा, प्रभु उसे राहत दिखाएंगे। मगर उसके मन के किसी कोने में इस सब के पीछे सान्या का ही हाथ है। सान्या ने कभी ये छुपाया नहीं कि नफीसा उसके लिए बोझ थी। पहले ही दिन से साफ कर दिया था कि इस घर में नफीसा का स्वागत नहीं है। जब भी नफीसा कुछ कहती, सान्या आंखें चढ़ा लेती। जब वो बातचीत में शामिल होने की कोशिश करती तो लंबी सांस लेकर जाहिर करती जैसे उसे तकलीफ हो रही हो। जब आयान आसपास नहीं होता तब तो सान्या का असली रूप खुलकर सामने आ जाता। तीखे मुस्कान के साथ कहती, अब आपकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं नफीसा जी, अब हमारी बारी है। नफीसा बस सिर झुकाकर सब सहती गई। सोचती रही एक दिन आयान जरूर समझेगा कि उसके माँ के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। धीरे धीरे वो घर जो कभी मंदिर जैसा लगता था वो अब जेल की तरह लगने लगा। सानिया ने 101 नियम लगा दिए, जैसे नसीफ़ा कोई मेहमान हो जिसकी इस घर में ज़रूरत नहीं हो। रसोई की चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगी। कहकर उसने नफीसा से खाना बनाने का वो सुख भी छीन लिया जो वो प्रभु की सेवा समझकर करती थी। फिर शुरू हुए ताने, कभी सोचा है अगर आपके पास खुद का ठिकाना होता तो आप आराम से रहती, ना हमें परेशान करती, ना खुद थकती। हर बार नफीसा के दिल को तीर जाती, फिर भी वो आस लगाए बैठी रही, एक दिन तो मेरा आयान सब कुछ समझेगा, सब समझेगा। मगर आयान अब जैसे अंधा हो गया था, ममता के प्रति, प्यार के प्रति, सच्चाई के प्रति। जब भी नफीसा कुछ कहने की कोशिश करती वो जुलजुलाकर कह देता, माँ प्लीज़ शुरू मत करो, सान्या तो बस हमारे भले की सोचती है। अब उसकी बातों में माँ के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ना वो खाना खाने के लिए बुलाता, ना पूछता माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत है। धीरे धीरे नफीसा ने महसूस किया कि उसका अपना बेटा उससे उसकी ही ज़िंदगी से मिटा रहा है। और फिर वो दिन आ ही गया जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक दोपहर जब नफीसा बाजार से भारी थैले लेकर लौटी, जैसे ही आंगन में कदम रखा उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। उसके कपड़े ज़मीन पर बिखरे पड़े थे, उनके साथ उसकी वर्षों कीमती यादें, पुरानी तस्वीरें जो उसने प्रेम और श्रद्धा से सहेज कर रखी थी, सब कुछ बिखरा पड़ा था। जैसे उसकी पूरी पहचान किसी ने ज़मीन पर फेंक दी हो। सामान इस तरह फेंका गया था कि जैसे कोई पुराना कबाड़ हो। वो घर जो कभी मंदिर जैसा लगता था अब जैसे शून्य में बदल चुका था। सन्नाटा पूरे आंगन में फैल गया था और वो खामोशी कानों में गूंजने लगी। तभी दरवाजे पर आयान खड़ा दिखा। वो चुपचाप खड़ा था, बाहें मोड़े हुए। सान्या खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। माँ अब आपके जाने का वक्त आ गया है, आयान के बहुत बेरुखी से कहा। नफीसा ने कुछ पल के झुकाई, जैसे शब्दों को समझने में वक्त लग रहा हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे सीने से कोई सांस खींच ली गई हो। मगर आयान ने कुछ नहीं कहा। उसने नज़रें फेर ली, जैसे खुद से शर्मिंदा हो, जब माँ की तकलीफ़ को देख नहीं पा रहा हो। सान्या ने उसी पल मौका देकर तीर चला दिया। आयान और मुझे अपनी जगह चाहिए। हम नहीं चाहते कि आपको तकलीफ़ हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप चली जाएं। उसने दिखावटी फिक्र जताते हुए कहा। नफीसा की टांगों में अब जान नहीं बची थी। उसने बेटे की ओर देखा, कुछ उम्मीद में, शायद वो रुके, कुछ कहे, पछताए, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। आयान का खामोश रहना नफीसा के लिए सबसे बड़ा धोखा था। वक्त जैसे ठहर गया और सांसें भारी हो गई। नफीसा को सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने चारों ओर देखा, वही घर जहाँ उसने आयान को गोद में झुलाया था, जहाँ उसकी बीमारी में रातें जाग कर सेवा की थी, जहाँ ये सब सपना देखा था कि बुढ़ापे के दिन सुकून से कटेंगे। और आज सब ऐसे छिल गया जैसे कोई था ही नहीं। सबसे बड़ा दुख घर को खोने का नहीं था, असली दुख तो बेटे को खोने का था। नफीसा कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ था उसके मन में। वो याद दिलाना चाहती थी कि कैसे उसने अपनी जान लगाई उसके लिए, मगर
अब बोलने का कोई मतलब नहीं था। अयान का फैसला हो चुका था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? नफीसा ने पूछा। इस बार उसकी आवाज़ में पीड़ा के साथ एक मजबूती भी थी। अयान ने बल्कि हल्के से सिर हिलाया। सानिया ने उसका हाथ पकड़ा जैसे कह रही हो अब जल्दी ख़त्म करो। नफीसा ने एक बार पूरे घर को देखा, हर कोने हर याद को अपने दिल में समेटा और फिर एक लंबी सांस ली, कंधे सीधे किए और बहुत शांत स्वर में बोली, ख्वाहिशें सोच समझ कर करना। सानिया ने तिरस्कार करके आंखें घुमाई। ड्रामा मत कीजिए नफीसा जी, ये सबके लिए बेहतर है। फिर उसने नफीसा का बैग उठाकर दरवाजे के पास रख दिया, जैसे कोई बोझ बाहर फेंका जा रहा हो। नफीसा सब देखती रही। चेहरा शांत था, मगर भीतर सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक माँ का प्रेम भी बेटे को रोक नहीं पाएगा, मगर यही सत्य था। नफीसा ने चुपचाप अपना सामान उठाया, एक गहरी सांस ली। ना उसने माफ़ी मांगी, ना गिड़गिड़ाई, ना रोई। उसे नहीं पता था कि अब कहाँ जाएगी, पर एक बात वो जानती थी, वो इस दिन को कभी नहीं भूलेगी, ना अयान भूल पाएगा। क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी कीमत वक्त बहुत धीरे लेकिन ज़रूर वसूलता है। अयान और सान्या दरवाजे पर खड़े उसे जाते हुए देखते रहे, इस सोच में कि अब उनका नया जीवन शुरू हो चुका है। लेकिन उसी रात जब उन्होंने दरवाज़ा बंद करके चैन की नींद लेनी चाहिए, कुछ बदल गया था। घर अब पहले जैसा सुकून भरा नहीं लग रहा था, जैसे नफीसा के जाने के बाद वहाँ एक खालीपन रह गया हो, जो अब वक्त के साथ और गहरा होने वाला था। पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। नफीसा के घर से बाहर निकलते ही कुछ पलों तक हवा भी ठल गई, सन्नाटा था, आकाश भी स्तब्ध था। अयान दूर तक अपनी माँ को दूर जाता देखता रहा, जिसमें एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके पास खड़ी सान्या के चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान थी। आकर उसने धीरे से कहा, अयान का हाथ पकड़ते हुए, अब हम उसे पुराने साय से आजाद हैं। अयान ने जोर डालकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर कुछ हिल रहा था, कुछ जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। माँ के जाते समय शब्द बोले गए उसके कान में अभी भी गूंज रहे थे, ख्वाहिशें सोच समझ कर करना। वो मजबूती, वो ठहराव, कुछ भी था उस शब्दों में जो उसकी आत्मा को झंझोड़ रहा था। रात के खाने पर सान्या नई उम्मीदों से बात कर रही थी। अब इस पुराने फर्नीचर को बदलते हैं, दीवारों का रंग बदलते हैं, घर को असली घर जैसा बनाते हैं। अयान सिर हिलाता रहा, मगर उसका मन कहीं और था। माँ के आखिरी शब्द बार बार दिमाग में गूंज रहे थे। कई बार जीव जाता लगने वाला फैसला असल में बहुत बड़ा हार बन जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने आखिर उसे क्या कहा था। जितने वो भूलना चाहता, वो उतना ही उसे याद आ रहा था। अगले कुछ दिनों में अयान खुद को समझाता रहा कि जो हुआ वो सही था। अब उसे पूरी आज़ादी थी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन कुछ बदल गया था। वो घर जो कभी सुकून देता था, अब ठंडा और वीरान लगने लगा। माँ के बनाए खाने की खुशबू जैसे कहीं खो गई थी। घर का शांत माहौल अब उसे चुभने लगा था। सान्या दूसरी ओर पहले से ज़्यादा प्रसन्न दिख रही थी। उसने पूरे घर की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली थी। फ़ौरन नई चीज़ें लाने लगी, फर्नीचर बदलाने लगी, हर कोना अपने हिसाब से सजाने में लगी। आखिरकार सब कुछ अपने तरीके से कर पाएंगे, वो मुस्कुरा कर कहती। अयान ने भी हंसने की कोशिश की, मगर भीतर एक अजीब सी खालीपन की भावना बार बार लौट आती, जैसे माँ को घर से निकालकर उसने इस घर की आत्मा ही निकाल दी हो। माँ के जाने के बाद पहली रात अयान को नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही बचपन की यादें उभरने लगी। माँ का रात भर सिलाई करना, स्कूल से लौटते वक्त दरवाजे पर इंतजार करती मुस्कान, सर्द रातों में रजाई उड़ाकर थपकी देना, सब कुछ जैसे एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगा। वो करवटें बदलता रहा, लेकिन इस स्मृतियों को वो खुद से दूर नहीं कर पाया। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि उसने कभी अपनी माँ को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। अयान ने कभी ये जानने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि उसके पिता के चले जाने के बाद माँ ने खुद को कैसे संभाला।
उसने कभी नहीं पूछा माँ ने इतने वर्षों तक अकेले घर कैसे चलाया, कैसे खुद को मुसीबतों में मजबूत बना रखा। उसने तो माँ के हर त्याग को अपनी तरह ले लिया। अब जब माँ चली गई थी, अब उसे महसूस हुआ कि शायद उसने उस औरत को कभी सच में जाना ही नहीं जिसने उसे इस धरती पर लाकर बड़ा किया। अगली सुबह नाश्ते पर सान्या कुछ पुराने कागजों को पलट रही थी। हमें घर के दस्तावेज देख लेने चाहिए ताकि सब कुछ हमारे नाम पर हो जाए, उसने लापरवाही से कहा। अयान ने सिर हिलाया मगर उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई। घर तो मेरा ही है, उसने खुद को तसल्ली देकर कहा। सानिया ने कंधे उचकाए। बस औपचारिकता है। शाम होते होते अयान घर की अटारी में पहुंचा जहां नफीसा अपने पुराने कागज और चीज़ें रखती थी। दूल बड़ा वो कोना जादू का खजाना था। एक पुरानी पेटी खोलते ही उसके हाथ में बचपन की तस्वीरें आ गई। एक तस्वीर में वो माँ की गोद में था। माँ मुस्कुरा रही थी लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। अयान ने तस्वीर को धीरे से छुआ और सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस किया। पेटी के नीचे कुछ पुराने लिफाफे और एक डायरी रखी थी। अयान ने उत्सुकता से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। वो माँ की खुद की लिखी बातें थी जिन्हें उन्होंने वर्षों तक सहेज कर रखा था। कुछ पन्नों पर आंसू के निशान भी थे। शब्द सीधे थे पर भावों से भरे हुए थे, भक्ति जैसे, ममता जैसे। आज देर तक काम किया, जब घर लौटी तो अयान सो चुका था। अफसोस है कि उसके साथ समय नहीं बिता पाई, पर उम्मीद है कि एक दिन वो समझेगा कि ये सब मैंने उसी के लिए किया। अयान की आंखें भीग गई। आगे पढ़ा। आज अयान ने स्कूल के लिए नए जूते मांगे थे। पैसे कम पड़े थे इसलिए इस हफ्ते खुद ठीक से खाना नहीं खाया ताकि उसके लिए जूते ला सकूँ। जब उसने डिब्बा खोला मुस्कुराया, लगा सारी मेहनत सफल हो गई। अयान का दिल जैसे मुट्ठी में भीग गया। उसे वो दिन याद आ गए। उसने तो बस नई जूतों की खुशी पाई थी मगर सोचा भी नहीं कि माँ ने भूखा रहना चुना था। और ऐसी ना जाने कितनी ही कुर्बानियाँ रही होंगी जिनका उसे कभी पता ही नहीं चला। डायरी के आखिरी पन्नों में एक पंक्ति ने जैसे उसका दम तोड़ दिया। अयान मुझसे दूर होता जा रहा है। बात करने की कोशिश करती हूँ पर लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं रही। शायद मैं माँ होने में कहीं ना कहीं असफल रही। ये शब्द उसके दिल में चाकू की तरह उतर गए। असफल? वो कैसे सोच सकती थी वो माँ होने में असफल रही, जिसने पूरी ज़िंदगी तपस्वी की तरह गुजारी, हर दर्द प्रभु को समर्पित कर दिया, जिसने बिना स्वार्थ के हर क्षण बेटे के नाम कर दिया। वो माँ कभी असफल हो ही नहीं सकती थी। अयान ने झटके से डायरी बंद कर दी और अपराध बोध की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने कभी माँ का शुक्रिया नहीं कहा, कभी ये जानने की ज़रूरत नहीं समझी कि माँ कैसी है, क्या महसूस करती है। और अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अचानक अटारी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सान्या अंदर आई। माथे पर बल पड़ गए। जहाँ क्या कर रहे हो? उसने हाथ बांधते हुए पूछा। अयान कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, माँ की कुछ चीज़ें पढ़ रहा था। उसकी आवाज़ में ठहराव था जो अब तक उसके लिए अनजाना था। सानिया ने आंखें घुमाई। बीते हुए में दिल मत लगाओ अयान, सब खत्म हो चुका है। मगर अयान के लिए ये ख़त्म नहीं था। ये तो एक ऐसा जख्म था जो जाकर खुला था, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। अटारी से नीचे उतरते वक़्त अयान ने एक बार फिर पूरे घर को देखा। अब ये वही घर नहीं लग रहा था। दिल के किसी कोने से आवाज़ आ रही थी, कुछ बहुत गलत हो गया है। और पहली बार अयान को एहसास हुआ शायद उसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, लेकिन मुझे अब भी अंदाज़ा नहीं था कि यह गलती उसकी ज़िंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाली है। नफीसा के बिना घर में पहली रात एक अजीब से खालीपन के एहसास के साथ गुजरी। अयान और सानिया ने तय किया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उन्होंने एक वाइन की बोतल खोली और अपनी नई ज़िंदगी का जश्न मनाया। अब असली मायने में दोनों साथ जी पाएंगे, सानिया ने अयान के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। अयान ने हल्की मुस्कान दी मगर भीतर कुछ बेचैन था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, बस नए माहौल में ढलने का समय, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिनों में सानिया पूरी तरह घर को बदलने में जुट गई।
उसने फर्नीचर बदलने की लंबी लिस्ट में दीवारों के रंग, पर्दे, हर चीज़ को नया करने की योजना बनाई। अब इसे अपना असली घर बनाना है। वह खुशी खुशी कहती। अयान हाँ में हाँ मिलाता रहा, मगर दिल से उत्साह में कभी शामिल नहीं हो पाया। खुशी देती थी, अब वो अजनबी लगने लगा। धीरे धीरे कुछ और अजीब होने लगा। ऑफिस में अयान ने महसूस किया कि बॉस का रवैया बदल गया। जरूरी प्रोजेक्ट अब किसी और को मिलने लगे थे। पहले तो उसने सोचा ये एक कठिन दौर है, मगर जब एक बड़ा काम नए कर्मचारी को दे दिया गया तो चिंता ने उसके मन में घर कर लिया। उसे लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच सान्या ने घर को अपने नाम पर कराने की प्रक्रिया तेज कर दी। जितनी जल्दी हो सके सब पेपर वर्क पूरा करना है, उसने कहा। नफीसा के पुराने दस्तावेज खंगाले गए, लेकिन कागजों में एक अनजानी बात सामने आई। अयान, जहाँ कुछ गड़बड़ है, सान्या ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। अयान ने कागजों पर नज़र डाली, मगर पहले कुछ समझ नहीं पाया। घर के दस्तावेज पूरे नहीं हैं, लगता है कोई ज़रूरी कागजात गायब है। अयान को एक झटका सा लगा। ये तो कोई गलती होगी। उसने कांपते हाथों से कागज उठाए, मगर जितना ज़्यादा देखा उतना ही मामला उलझा हुआ लगने लगा। जिस घर को वो अपना मानता था वो शायद कानूनी रूप से कभी उसका रहा ही नहीं। हमें रजिस्टर ऑफिस जाना होगा, सानिया ने झुलझुलाकर कहा। मैं किसी भी अड़चन से समझौता नहीं करूंगी। अयान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मगर उसने जाहिर नहीं किया। अगली सुबह अयान उठा और घर का माहौल और भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य बोझ हर दीवार से चिपका हुआ हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और दफ्तर निकल पड़ा, मगर रास्ते भर मन में बेचैनी बढ़ी रही। ऑफिस पहुंचते ही साथियों की फुसफुसाहट उसकी नज़र से छुप नहीं पाई। दोपहर में बॉस ने उसे बुलाया। कमरे में कदम रखते ही अयान समझ गया कि कुछ गंभीर है। अयान, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें स्टाफ कम करना पड़ रहा है, बॉस ने सीधे कहा, और आपकी नौकरी भी इसमें शामिल है। जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अयान हक्का बक्का रह गया। पर मैंने तो हमेशा मेहनत की है, ऐसा क्यों? बॉस ने नज़रें चुरा ली। कंपनी में बदलाव हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत नहीं है। मगर अयान समझ चुका था ये सिर्फ एक बहाना है। उसका दिल टूट गया था, जैसे उसकी मेहनत, उसकी वफादारी की कोई कीमत ही नहीं रही। ऑफिस से निकलते हुए अयान के कदम रुक रुक कर चलने लगे। सोच रहा था सानिया को कैसे बताएं। घर में तो बड़े बड़े सपने देखे जा रहे थे और अब नौकरी ही नहीं रही। उसने फ़ोन उठाकर कुछ पल देखा और फिर हिम्मत जुटाकर कॉल किया। सानिया ने फ़ोन उठाते ही पूछा, क्या हुआ? मुझे नौकरी से निकाल दिया, अयान ने धीरे से कहा। फ़ोन के दूसरे तरफ चुप्पी गूंजने लगी। फिर सानिया ने गुस्से से कहा, क्या? ये कैसे हो गया अयान? अब क्या करेंगे? अयान ने आंखें बंद कर ली। देखते हैं, कोई रास्ता निकलेगा, उसने धीमे से कहा। लेकिन ये जवाब सानिया को अच्छा नहीं लगा। रास्ता किससे? उस पैसे से जो अब बचा ही नहीं। पहली बार अयान ने सानिया की वो आवाज़ महसूस नहीं की जो सच्चे साथ निभाने वालों की होती है। अब तो हर बात में ताना और गुस्सा आने लगा था। आने वाले दिन मुश्किल भरे थे। पैसों की तंगी सिर उठाने लगी। सानिया पहले जैसा शौक़ पूरा करने की कोशिश करती रही, मगर जल्द ही समझ आ गया कि अब बचत ख़त्म होने को है। फिर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रजिस्टर ऑफिसर से पूछी हुई वह घर अभी भी नफीसा जी के नाम पे है। मालिकाना हक कभी बदला ही नहीं गया। अयान का दम घुटने लगा। पर मैं तो हमेशा वही रहा, माँ ने कभी बताया ही नहीं। सानिया ने गुस्से में कहा, तो हम अब तक जिस घर में रह रहे हैं वो घर असल में हमारा है ही नहीं। ऑफिस से बाहर निकलकर अयान चुपचाप सोचता रहा। सब कुछ जो उसका था, जिस पर उसको भरोसा किया था, अब खतरे में लगने लगा था। उसने कभी दस्तावेजों की कभी चिंता ही नहीं की, तभी माँ से पूछा ही नहीं कि कागज़ कहाँ हैं। अब उसे लगने लगा शायद माँ ने जाते जाते ये सब जानबूझकर अधूरा छोड़ा था। घर में तनाव बढ़ने लगा। सानिया से अब रोज़ झगड़े होने लगे। एक दिन गुस्से में उसने फाइलें बेंच पर पटक दी। सब तुम्हारी गलती है, अगर वक्त रहते देखा होता तो आज ये हाल नहीं होता। अयान का दिल डूबने लगा।
अब साफ दिखने लगा था कि सानिया को उसकी परवाह नहीं थी। वो बस उस घर और ऐशो आराम को लेकर परेशान थी। हर दिन आयान चुपचाप बैठा सुनी दीवारों को घूरते हुए खुद से सवाल करने लगा, क्या सबसे माँ को निकालकर उसने आज़ाद किया था? क्योंकि अब ये तो घर भी बेगाना लगने लगा था। माँ की गैर मौजूदगी जैसे हर सांस में चुभने लगी थी। मगर असली तूफान तो अभी बाकी था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस एक फैसले की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ेगी। अगर आप इस कहानी का आनंद ले रहे हैं तो माँ आपका समर्थन मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी भावनात्मक कहानियाँ आपसे साझा करता रहूँ। आपके जीवन में प्रभु ढेर सारी खुशियाँ और शांति लाए। अयान कांपते हाथों से अपने घर के कागज पढ़ रहा था जब सानिया गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। ये गलत है। ये उसने जलाकर अयान के हाथ से एक कागज छीन लिया। तुम पूरी जिंदगी इस घर में रहे हो, फिर भी ये घर अब तक तुम्हारी माँ के नाम कैसे हो सकता है? अयान के पास कोई जवाब नहीं था। सच का बोझ उस पर ऐसे गिरा था कि जैसे किसी पहाड़ का मलबा उसके सिर पर टूट पड़ा हो। जो भविष्य कभी सुनहरा लगता था अब वो एक अंधेरे डरावने सपने जैसा बन गया था। दोनों ने घंटों घर के हर कोने, हर दराज, हर फाइल को खंगाल डाला, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा दस्तावेज मिल जाए जो साबित कर सके ये घर अयान का है। मगर जितना खोजा उतना ही खाली हाथ लौटे। एक भी ऐसा कागज नहीं मिला जिसमें मालिकाना हक अयान के नाम लिखा हो। पढ़ने पलटते पढ़ते अयान को समझ में आने लगा कि उसने कभी माँ से ये पूछा ही नहीं। उसे हमेशा लगा था कि बेटा होने के नाते घर अपने आप उसका हो जाएगा। मगर अब उसे एहसास हो रहा था यही उसी सब की भूल थी। सानिया ने झुंझलाकर फ़ोन उठाया। वकील से मिलने का समय तय कर लिया। अब तो यही देखना था क्या इस घर को अपने नाम करवाने का कोई रास्ता है या नहीं। अयान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो राहत महसूस करे या डर। उसके मन के किसी कोने में एक चिंता बैठने लगी थी कि सच शायद उस कड़वाहट से भी ज़्यादा गहरा है जितना वो सोच पा रहे थे। धीरे धीरे उसे ये भी समझ आने लगा था कि उसकी माँ नफीसा कभी भी बिना सोच समझ के कोई बात नहीं करती थी। यही सोच उसके मन को विचलित कर रही थी। वकील के दफ्तर में माहौल बहुत भारी था। अयान ने सारे दस्तावेज वकील को दे दिए और चुपचाप बैठकर उसका चेहरा पढ़ने लगा। जैसे जैसे वकील पन्ने पढ़ता गया उसके चेहरे की गंभीरता बढ़ती गई। आखिरकार उसने एक क्लोज की ओर इशारा किया। यही समस्या है। ये संपत्ति कभी आपके नाम ट्रांसफ़र हुई ही नहीं। कानूनी रूप से ये आज भी आपकी मां नफीसा जी के नाम पर है। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। पर मैंने तो हमेशा वही रहा, क्या वो कुछ मायने नहीं रखता? वकील ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, न फैसला करने का अधिकार सिर्फ नफीसा जी को है। सानिया गुस्से में भर गई। ये क्या बकवास है? इतने सालों से हम जहाँ रह रहे हैं और असल में हमारा कुछ भी नहीं है। वकील ने संयम से कहा, तकनीकी रूप से हाँ, अगर नफीसा जी चाहें घर बेच सकती हैं या किसी और को दे सकती हैं और आपको ये घर छोड़ना पड़ सकता है। अयान के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आप क्या करेंगे? गुस्से से भरी सानिया ने एक खतरनाक सुझाव दे डाला। अगर हम फर्जी दस्तावेज बना लें तो दिखा सकते हैं कि माँ ने ये घर छोड़ने से पहले इसे तुम्हारे नाम कर दिया था। अयान ने आश्चर्य असर भाव से उसकी तरफ देखा। उसके भीतर कुछ मुड़ गया। वो जानता था ये गलत है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि फंसते चले जा रहे थे। फिर भी जब उन्हें फर्जी दस्तावेज जमा करने की कोशिश की तो रजिस्टर ने बिना देर किए उन्हें लौटा दिया। माफ़ कीजिए, ये साइन हमारे रिकॉर्ड में नफीसा जी के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता। योजना वही धरी की धरी रह गई और असली झटका तब लगा जब वकील ने साफ साफ कहा, अगर आपने जबरदस्ती घर पर कब्जा करने की कोशिश की या दस्तावेजों में हेरा फेरी की तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जब तक नफीसा जी खुद निर्णय नहीं करती इस घर पर आपका कोई दावा नहीं बनता। यह सुनते ही अयान का मन भीतर से टूट गया। अब केवल घर ही नहीं, उसकी अपनी ज़िंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। सानिया का गुस्सा अब चरम पर था। यह सब उसी बुढ़िया की चाल है। उसने जानबूझ कर हमें फंसाया है। मगर अयान की जुबान बंद हो चुकी थी। उसके भीतर से एक आवाज़ आ रही थी, क्या मैं सब कुछ जानती थी कि ऐसा दिन आएगा? ये सब कुछ को एक सीख थी।
अब एक एक कर हर बोझ अयान पर गिरने लगा। नौकरी जा चुकी थी, पैसे खत्म होने लगे थे और अब घर भी हाथ से फिसलता नजर आने लगा था। वो खुद से पूछने लगा था कि मैं क्या इतना अंधा था कि माँ की कदर ही नहीं की। काश समय वापस लौट सकता, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही दिन जब सब कुछ समाप्त हो चला था, एक चिट्ठी आई, सादा लिफाफा बिना किसी नाम के। सान्या ने सबसे पहले लिफाफा खोला और पढ़ते ही उसका चेहरा फीका पड़ गया। माँ की चिट्ठी है, उसने घबराई आवाज़ में कहा। अयान ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली और पढ़ने लगा। माँ के भय शांत ममता भरे लहजे में लिखे शब्द। उम्मीद है तुम दोनों ठीक हो, जानती हूँ कि अब तक सच का पता चल गया होगा, चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास सोचा है, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अयान की रूह कांप उठी। माँ का मतलब क्या था, क्या होने वाला है? सान्या गुस्से में बोली, ये बदला ले रही है, यकीन मानो। मगर अयान को ऐसा नहीं लगा। माँ के शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था। वो शब्द जैसे किसी दैव्य संकेत की तरह थे, जैसे कुछ बड़ा होने वाला जो उनकी समझ से बाहर है। पूरा दिन अयान उसी चिट्ठी को बार बार पढ़ता रहा, हर लाइन में जैसे कोई छुपा हुआ संदेश था। ऐसा लग रहा था कि माँ को पहले से पता था कि ये दिन आएगा, और पहली बार अयान को नफीसा की असली शक्ति का अंदाज़ा हुआ, जिससे वो एक सीधी सादी सिलाई करने वाली माँ समझता था। वो उसे कहीं ज़्यादा समझदार, दूरदर्शी और ईश्वर में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। ये चिट्ठी सिर्फ एक संदेश नहीं थी, ये तो एक संकेत था। प्रभु की ओर से भेजेगी चेतावनी, अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब अयान और सान्या, जो कभी नफीसा को हल्के में लिया करते थे, उसकी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते थे। अयान कांपते हाथों में चिट्ठी थामे बार बार पढ़ रहा था, जैसे हर पंक्ति में कोई क्रोध, कोई बदले का भाव ढूंढ रहा था। मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। उल्टा नफीसा के शब्द इतने कोमल थे, जैसे अब भी बेटे के लिए हृदय में ममता शेष हो। उन्होंने लिखा था कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है, वो अयान को बेसहारा नहीं देखना चाहती, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि अब वो फिर से उसके साथ रहने नहीं आएगी। चिट्ठी के अंतिम शब्दों में अयान को उलझन में डाल दिया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, मगर उसे खुद आकर ही दे सकती हूँ। सानिया ने गुस्से से बाहें मोड़ ली। ये तो साफ जाल है। उसने चिट्ठी अयान के हाथ से छीन ली। हमें नीचा दिखाने के लिए बुला रही है, चाहती है कि हम उसके सामने झुके। अयान चुपचाप सोच में डूबा रहा। दिल के किसी कोने में उसे विश्वास था कि माँ वैसी नहीं है, लेकिन जिसने माँ को घर से निकालने जैसा अपराध किया हो, उसके लिए विश्वास करना अब आसान नहीं रहा था। क्या सच में माँ सिर्फ उसे तड़पते देखना चाहती थी? उस रात अयान को नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही माँ की यादें लौट आई। आधी रात तक चलती सिलाई मशीन की आवाज़, मेज़ पर गर्म खाना हमेशा तैयार, थकी हुई मगर स्नेह भरी मुस्कान। जितना सोचता उतना ही मन भारी होता। सच उसके सामने था। उसकी माँ की कमी महसूस हो रही थी, और पहली बार उसने माना कि शायद उसने कभी माँ की कीमत समझी ही नहीं। सुबह होते ही सानिया ने निर्णय सुना दिया, चलो मिलते हैं उससे। उसकी आवाज़ में कठोरता थी। जरूर कोई पैसा या घर देने का इरादा होगा, और अगर ऐसा है तो हमें पक्का करना होगा कि वो अपने मन ना बदल पाए। अयान ने हिचकते हुए कहा, अगर वो कुछ और निकला तो? अगर पैसों की बात ही नहीं हुई तो? सानिया ने आंखें घुमा दी। तो क्या होने वाला है? तुम सोचते हो कि उसने हमें सब डांटने के लिए बुलाया है? जैसे ही वे पहुंचे, अयान का दिल घबराने लगा। जिस पते पर माँ ने बुलाया था वो कोई शानदार फ्लैट या आरामदायक बंगला नहीं था, बल्कि हरे भरे पेड़ों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का शांत सुंदर मकान था। अयान को लगा था कि माँ तकलीफ में होगी, मगर वहाँ पहुंचकर समझ गया वो गलत था। नफीसा हारी हुई नहीं दिख रही थी। वो दरवाजे पर आई, शांत और गरिमा से भरी हुई, सादे मगर स्वस्थ वस्त्रों में। मुस्कुराकर बोली, आओ अंदर, जैसे पुराने मित्रों का स्वागत कर रही हो, ना कि उन लोगों का जिन्होंने उनके ही घर से निकाल दिया था। अयान का दिल अंदर से मरोड़ खाने लगा। जिस दूरी और तिरस्कार की कल्पना की थी वो तो था ही नहीं। माँ की सजता ने उसे असहज कर दिया। सान्या हमेशा की तरह बात काटते हुए बोली,
सीधा मुद्दे पर आते हैं। नफीसा जी, क्या है वह तोहफा? नफीसा ने उसे रूखे स्वर की परवाह किए बिना एक मेज पर लिफाफा उठाया और अयान को पकड़ाया। यही है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने प्रेम से अयान की आंखों में झांकते हुए कहा। अयान ने घबराकर लिफाफा थाना, हाथ कांपने लगे। दिल में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा सामने आने वाला हो। सानिया बेसब्र होकर पास आई। खोलो ना। जैसे अयान ने लिफाफा खोला, उसे लगा जैसे चारों ओर की हवा रुक गई हो। नजरें कागज पर टिकी, पैरों से जमीन से ऐसे खिसक गई। सानिया ने उसकी हालत देखकर कागज छीना और पढ़ने लगी। चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों का गुस्सा अब गायब हो गया था। ये तो मजाक है, उसने कांपती आवाज में कहा। कागज में ना कुछ चेक था, ना ही कुछ जमीन जायदाद के कागज। वह एक दान पत्र था। नफीसा ने वो घर एक ट्रस्ट को सौंप दिया था, ऐसे बुजुर्गों के लिए जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया था। अब वो घर एक आश्रय स्थल था, जहाँ नफीसा जैसी माओं को आदर और छाँव मिलेगी। अयान का दिल चूर चूर हो गया। माँ, आपने ये क्यों किया? उसकी आवाज़ भीग गई। माँ ने प्रेम से उसकी ओर देखा, बिना गुस्से, बिना घमंड किए। क्योंकि मैंने समझ लिया बेटा कि घर ईंट और पत्थर से नहीं बनते। घर बनते हैं प्यार से, इज्जत से और शुक्रगुजारी से। और ये सब उस दिन ख़त्म हो गया था जब तुमने मुझे उस घर से निकाल दिया था। हर शब्द तीन की तरह अयान के दिल में उतरता जा रहा था। सानिया कुर्सी से खड़ी हो गई, गुस्से में तमतमा कर बोली, यह तो बदला है। आप हमें नीचा दिखाना चाहती हैं। नफीसा शांत खड़ी रही। अगर बदला लेना होता तो बिना कुछ कहे गार खाली करवा देती, मगर मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाए संभलने का और अयान को एक ऐसा सच समझने का अवसर मिले जो शायद अब तक उसे समझे नहीं आया। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। अयान को लगा जैसे सांसें थम गई हूँ। दिल कर रहा था चीख पड़े, माफ़ी मांगे, सब कुछ वापस पा ले, मगर वक्त बहुत अब बीत चुका था। माँ धीरे से उसके पास आई, कंधे पर हाथ रखा और बोली, जिंदगी कभी कभी हमें कड़वे सबक सिखाती है बेटा, मगर सबसे ज़रूरी ये नहीं कि हमने क्या खोया, बल्कि ये है कि हमने उसे क्या सीखा। सानिया अब भी गुस्से में थी। अब क्या करें, कहाँ जाएंगे? नफीसा ने बिना मगर दृढ़ स्वर में कहा, तुम दोनों जवान और मेहनती हो, फिर से शुरू कर सकते हो। मैंने भी तो एक समय शून्य से शुरुआत की थी, अब शायद तुम्हारी बारी है सीखने की। सानिया कुछ कहने को मुंह खोलती, मगर शब्द जैसे गले में अटक गए। पहली बार जैसे वाणी साथ छोड़ गई। अयान सिर झुकाए बैठा रहा। वो दर्द शब्दों से नहीं कहा जा सकता था जो उसके हृदय में उठ रहा था। अब उसे साफ दिख रहा था कि उसने सिर्फ एक घर नहीं खोया, उसने अपनी माँ का वो भरोसा खो दिया था जो बिना शर्त हर पल उसके साथ था। माँ आज भी सिखा रही थी, मगर अपमान सहने के लिए नहीं, बल्कि उसे आत्मा से जगाने के लिए। अयान अब जान चुका था कि उसने क्या कर दिया था। सवाल बस इतना था, क्या अब क्षमा मांगने के लिए समय बचा भी था? लकड़ी के उस छोटे से घर में एक शांत, एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अयान कांपते हाथों में दस्तावेज था, मैं उन्हें बार बार पढ़ रहा था। मानो यकीन करना मुश्किल हो, वही घर जिसमें उसकी माँ ने पाला था, जहाँ उसने अपने सारे सपने देखे थे, अब किसी और का हो चुका था। और वह कोई और अनजान नहीं, बल्कि वे बुजुर्ग थे जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया था, जैसे कभी नफीसा को छोड़ा गया था। कागज उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। गले में खसाव, दिल में दर्द बढ़ने लगा। वो खुद से पूछने लगा, कैसे इतनी बड़ी भूल कर दी? क्यों सोचा कि माँ सब कुछ मेरे हवाले कर देगी? सानिया अब भी तमतमा रही थी। ये तो हद है, वो चीखी, नफीसा की ओर बढ़ती। आपने ये सब जानबूझकर किया, सिर्फ हमें बर्बाद करने के लिए। लेकिन नफीसा शांत खड़ी रही, जैसे पहले से जानती थी कि सानिया यही कहेगी। मैंने ये इसलिए किया ताकि ये घर तुम दोनों को लालच का शिकार न बने, नफीसा ने ठंडे मगर स्थिर लहजे में कहा। अब ये घर उनके काम आएगा जिनके पास सच में कोई सहारा नहीं है। सानिया हंस पड़ी, ये पागलपन है, हमें इस घर की ज़रूरत है, अब हम क्या करेंगे? मगर नफीसा की शांति फिर भी नहीं टूटी। तुम दोनों जवान हो, मजबूत हो, फिर से शुरू कर सकते हो।
मगर जिनको अब जे घर मिलेगा उनके पास तो जे भी नहीं है, ना रोटी ना छत ना अपनापन। उनके अपनों ने उनको छोड़ दिया जैसे तुमने मुझे छोड़ा था। अयान का दिल कांप उठा। माँ के हर शब्द में अनुभव की आग थी। वो अब किसी साधारण माँ की नहीं बल्कि एक साध्वी जैसी लग रही थी, त्याग और समझ से भरी हुई। अयान खुद को अब रोक नहीं सका। आंखों से बरसों हुए आंसू बहने लगे। वो माँ के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैंने आपका दिल तोड़ दिया। आपने जो सहा वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैंने ऐसा कर दिया, कैसे कर दिया? उसने माँ के हाथ पकड़े जैसे डर हो कि अब छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगी। नफीसा ने उसके हाथ थामे हल्के से दबाया और स्नेह से मगर गहरी उदासी से कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ अयान। उन्होंने नर्म आवाज़ में कहा, मगर माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि गलतियों के अंजाम मिट जाते हैं। तुम्हें समझना होगा बेटा कि प्यार और इज्जत खरीदी नहीं जा सकती। वो तो हमारे फैसलों और व्यवहार से बनती है और तुम्हारे फैसले तुम्हें जहाँ तक ले आए। माँ के हर शब्द अयान की आत्मा को जैसे चीर रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, वादा करना चाहता कि सब कुछ ठीक कर देगा, सब बदल देगा, मगर उसे ये भी एहसास था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तक जो अपना समझता था वो उसकी मुट्ठी से फिसल चुका था। अब पहली बार उसे समझ आया कि तन्हाई क्या होती है। वही तन्हाई जो कभी उसने अपनी माँ को दी थी अब उसी के हिस्से आ गई थी। सान्या अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। ये ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, वो बौखला कर बोली। आप हमें ऐसे खाली हाथ कैसे छोड़ सकती हैं? नफीसा ने उसे देखा, बिना गुस्से के मगर दृढ़ विश्वास के साथ। और तुम दोनों ने मुझे क्या दिया सानिया? अपमान और बेगानापन। क्या यही मेरा अधिकार था? सानिया कुछ बोलना चाहती थी मगर शब्द उसके होंठों से निकल ही नहीं सके, क्योंकि भीतर से वो जानती थी कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अय्यान ने आंखें उठाकर माँ की ओर देखा, जैसे किसी अंतिम उम्मीद की ओर देखता हूँ। माँ, क्या मैं ये ठीक कर सकता हूँ? क्या फिर से आपका विश्वास पा सकता हूँ? नफीसा ने गहरी सांस ली, बड़े स्नेह से उसके गाल पर हाथ रखा। बेटा, भरोसा मांगा नहीं जाता, वो कमाया जाता है और ये रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। अयान का दिल बैठ गया। अब समझ में आ गया था कि माफ़ी मिलना और फिर से सब कुछ पा लेना एक जैसी बात नहीं होती। वो बहुत कुछ कहना चाहता था मगर अब जैसे शब्द भी साथ छोड़ चुके थे। चिस्कियों में सिर झुका लिया। मैंने सब कुछ खो दिया, खुद से बुदबुदाया। अब उसे सच में एहसास हुआ कि असली नुकसान घर का नहीं था बल्कि उस बिना शर्त के प्रेम का था जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत था और अब दूर होता जा रहा था। नफीसा उठ खड़ी हुई, शॉल को कंधे पर ठीक किया और आकाश की ओर देखा जहाँ सूर्य ढल रहा था। अब मुझे निकलना होगा, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मेरी ज़िंदगी अब आगे बढ़ चुकी है और अयान तुम्हारी भी बढ़ेगी। अयान फौरन बोल पड़ा, माँ अब कहाँ जा रही है? नफीसा ने हल्की मुस्कान दी जिसमें सुकून था, आत्मसम्मान था। वहाँ जहाँ इज्जत मिलती है, जहाँ मेरी ज़रूरत है, वो जगह जो तुम्हारे घर में बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। अयान ने जैसे आखिरी मौका पकड़ने की कोशिश की। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? नफीसा ने सिर हिलाया मगर सख्ती नहीं, संयम था उस भाव में। अभी नहीं बेटा, तुम्हारा सब्र तुम्हें खुद तय करना होगा। गिर कर संभलना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। शब्द कठोर नहीं थे बल्कि सच्चे और जीवन से भरे हुए थे। अयान ने उसी पल समझ लिया कि अब माँ कमज़ोर और झुकी औरत नहीं थी जैसे वो हमेशा समझता आया था। वो तो एक उदाहरण थी हिम्मत, आत्मसम्मान की। सान्या हालात को समझती हुई चुपचाप अपना पर्स उठाकर तेज कदमों से निकल गई, इस बार बिना कुछ कहे। अयान उसे जाते हुए देखता रहा मगर अब उसकी सोच में सिर्फ माँ थी। वही माँ जिसके सब कुछ दिया मगर बदले में कुछ नहीं मांगा, जिसने उसने जीवन दिया और अंत में ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाया। नफीसा जाते जाते एक बार पलट कर देखी, मुस्कुराई, ख्याल रखना अयान। फिर वो अपने रास्ते चल पड़ी। माँ, अयान का मन हाहाकार उठा। दिल करे दौड़कर पकड़ ले, माफ़ी मांग ले, रोक ले, मगर अब वो जानता था
ये रास्ता ऐसा नहीं था। अब बस वो खड़ा रहा, उस मजबूत स्त्री को देखते जाते हुए देखता रहा जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया। और जब माँ की परछाई भी आंखों से उलझल हो गई, तभी पहली बार अयान ने सच्चे पछतावे का स्वाद चखा। उसे समझ आया कि उसने सिर्फ एक घर नहीं खोया, उसने अपना एक हिस्सा खो दिया था। और अब अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो सच में अकेला था। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने अपनी माँ को धीरे धीरे दूर जाते देखा। पछतावे का बोझ अब असहनीय हो गया था। उसे एहसास हुआ कि अगर आज उसने माँ को नहीं रोका तो शायद फिर कभी ये अवसर नहीं मिलेगा। बिना कुछ और सोचे वो दौड़ पड़ा, कांपते हाथों में माँ का कंधा पकड़ लिया। माँ प्लीज़, अयान की रुंधी हुई आवाज़ निकली। घर चलिए ना, मैं बदल सकता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये वादा है। बस एक बार और मौका दीजिए। नफीसा ने धीरे से मुड़कर बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, ना शिकायत, बस एक गहरी समझ और ममता थी। उन्होंने बेटे के गाल पर हाथ रखा जैसे बचपन में बुरे सपनों से जागने पर सहलाती थी। अयान बेटा, नफीसा ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे पछतावे पर विश्वास है, मगर कुछ सबक कुछ शब्दों से नहीं, खुद जीकर ही सीखे जाते हैं। उसकी आवाज़ में ममता थी, लेकिन साथ ही एक सख्त सच्चाई भी। अब मैं तुम्हारे गुनाहों को ठीक करने के लिए नहीं रह सकती, इस बार तुम्हें खुद चलना सीखना होगा। अयान का गला सूख गया। अब घर, पैसे, सामान सब बेईमानी लगने लगे थे। उसे बस माँ को वापस पाना था। लेकिन आप जाएंगी कहाँ? उसने थरथराती आवाज़ में पूछा। नफीसा ने हल्की मुस्कान दी। मेरा नया घर है, उसने सुकून से कहा, एक छोटा सा गांव जहां मुझे इज्जत मिलती है, जहां लोग समझते हैं कि घर दीवारों से नहीं, प्यार और सम्मान से बढ़ता है। अयान को उस वक्त में समझा कि असली दौलत क्या होती है। ना वो घर था, ना पैसा, बल्कि माँ का निस्वार्थ प्रेम, जिसने उसने ना समझी से गवा दिया था। अब तक चुप खड़ी जानिए झिलाकर बोली, तो बस आप हमें छोड़कर चली जाएंगे? नफीसा ने उसकी ओर देखा। नफरत नहीं थी, बस दृढ़ विश्वास था। नहीं सानिया, छोड़ने का काम मैंने नहीं किया, ये काम तो तुम दोनों ने किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है, मैंने अपने दर से कुछ सीखा है। जिंदगी कभी रुकती नहीं, चाहे कोई साथ रहे या ना रहे। सानिया कुछ कहने की कोशिश करने लगी, मगर शब्द गले में अटक गए, क्योंकि अब सच्चाई सामने थी। अयान फिर माँ के सामने घुटनों पर बैठ गया। माँ, मुझे एक मौका दीजिए, मैं बदल सकता हूँ, मैं फिर से आपका विश्वास जीतना चाहता हूँ। नफीसा उसके हाथों को थामकर नीचे बैठ गई। बेटा, माफ़ करना, मैं तुम्हें दिल से कर दिया है, मगर भरोसा वो मेहनत से कमाया जा सकता, प्यार और इज्जत भी, ये तुम्हें खुद पाना होगा। माँ के शब्द सीधे दिल में उतरते गए। उससे पहली बार एहसास हुआ कि वो हमेशा सोचता था माँ तो हमेशा रहेगी, चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे। मगर आज वो सच्चाई सामने थी। नफीसा अब भी प्यार करती थी, मगर अब वो खुद को मिटाकर नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर जीती थी। सानिया जल्लाकर बोली, इससे अच्छा तो हम जहाँ आते ही नहीं। चलो अयान, हमें अपनी ज़िंदगी देखनी है। अयान ने उसकी ओर देखा और पहली बार साफ देखा कि सानिया असल में क्या थी। उसे समझाया कि उसी ने माँ को उसकी ज़िंदगी से दूर किया, और अब जब सब कुछ बिखर चुका था, अब वो अकेला रह गया था। नफीसा खड़ी हुई, शॉल ठीक करते हुए बोली, अब मेरा वक्त हो गया है बेटा। अयान ने फिर पूछा, माँ, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? नफीसा ने प्यार से सिर हिलाया। अभी नहीं बेटा, ये रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा, गिरकर उठना खुद सीखना पड़ेगा। शब्द सीधे हृदय में धंस गए और अयान को समझ में आ गया था, माँ वो कमज़ोर और चुप रहने वाली स्त्री नहीं थी, वो तो आत्मबल और शांति की जीती जाती मूर्ति थी। सानिया चुपचाप पर्स उठाकर बिना कोई शब्द कहे चली गई। अयान ने देखा, मगर अब उसकी नज़र सिर्फ माँ पर थी, वही माँ जिसने उसे जीवन दिया, और अंत में एक ऐसा सबक जो उम्र भर साथ रहे। नफीसा ने जाते जाते एक आखिरी बार मुड़कर मुस्कुराकर कहा, ख्याल रखना अयान, और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ी। अयान का मन छटपटाने लगा। दिल किया दौड़कर माँ को पकड़ ले, माफ़ी मांग ले, रोक ले, मगर अब वो जानता था कि ये रास्ता अब वैसा नहीं रहा।
बस वो वहीं खड़ा रहा, अपनी सबसे मजबूत सबसे प्यारी इंसान को जाते हुए देखता रहा। और जैसे ही माँ की परछाई उसकी नज़रों से उलझ हुई, अयान ने पहली बार सच्चे पछतावे का दर्द महसूस किया। उसने सिर्फ एक घर नहीं खोया था, उसने खुद का सबसे कीमती हिस्सा खो दिया था। और अब वो सच में अकेला था। रात के सन्नाटे में अयान ने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाया, शुरुआत करनी होगी। अब जिंदगी सच में फिर से शुरू हो रही थी और इस बार उसे खड़ा होना था, बिल्कुल शून्य से। अयान ने अपनी सबसे बड़ी सीख बहुत ही दर्दनाक तरीके से पाई थी कि असली घर ईंट और दीवारों से नहीं बनते, बल्कि रिश्तों से बनते हैं जिनमें प्यार और सम्मान हो। उसने पूरी ज़िंदगी ये मानकर बिता दी कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे वो उनके साथ कैसा भी व्यवहार करे। मगर जब गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नफीसा ने कभी दिल में नफरत नहीं रखी, मगर उन्होंने पीछे मुड़कर जीना छोड़ दिया। वो आगे बढ़ गई, ये समझकर कि असली ताकत तब दिखाई देती है जब हम सही वक्त पर दूरी बनाकर दूसरों को उनकी गलतियों से सीखने का अवसर दें। कितनी बार हम भी अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो दिल से हमारा भला चाहते हैं, और जब समझ जाता है तब तक क्या वाकई सुधारने का वक्त बचता है। इस कहानी से एक बात हमेशा याद रखिए, प्यार और सम्मान जताने के लिए कल का इंतज़ार मत कीजिए। जो आज कर सकते हैं उसे टालिए मत। कई बार हम किसी की अहमियत तब समझते हैं जब वो हमें छोड़कर जा चुके होते हैं। कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी आपको ये पाठ कड़वी तरह से ना सिखाए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसने आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो आज ही अपना प्यार और शुक्रिया जताइए जब तक वक्त है। अब आप बताइए, इस कहानी से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। दर्शक बंधु, कथा यही ख़त्म नहीं होती। अभी उन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे जो अपने जीते जी औलाद को नहीं देना चाहिए। ये बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सच्चाई से आंखें मूंद लेने से दर्द कम नहीं होता। आइए एक एक करके उन तीनों बातों को विस्तार से समझते हैं। 1, अपनी पूरी संपत्ति या जायदाद माँ बाप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं, अपना घर, ज़मीन, दुकान या खेत तैयार करते हैं, ये सोच कर कि जब बच्चे बड़े होंगे ये सब उनके काम आएगा। लेकिन गलती तब होती है जब वे जीते जी ही सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, बिना किसी शर्त, बिना कोई सहारा रखे। और कई बार यही औलाद जिसे सब कुछ सौंपा गया है, वही माँ बाप को बोझ समझने लगती है। जब तक आपके पास कुछ होता है तब तक लोग आपकी बातें सुनते हैं, आपको सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे ही आप सब कुछ सौंप देते हैं, आपके अपने अधिकार भी आपसे छिन जाते हैं। माँ बाप को चाहिए कि वे संपत्ति बांटने में जल्दबाजी ना करें। प्यार देना अलग बात है, लेकिन भविष्य की सुरक्षा छोड़ देना समझदारी नहीं है। अपने लिए कुछ बचा कर रखना ना स्वार्थ है ना लालच, ये जरूरी है। तो अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता माँ बाप का सबसे बड़ा अधिकार होता है, अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का। लेकिन बहुत से बुजुर्ग अपने बच्चों को पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे अपने निर्णय लेने का अधिकार भी बच्चों को सौंप देते हैं। वो पूछना बंद कर देते हैं कि घर में क्या हो रहा है, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कौन आ जा रहा है, और यही चुप्पी धीरे धीरे उनका अस्तित्व मिटा देती है। माँ बाप को चाहिए कि वे अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, सलाह लें, सहयोग करें, लेकिन अपनी आवाज़ को कभी ख़त्म ना होने दें। अगर आपने ये अधिकार छोड़ दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके फैसले सिर्फ सुने नहीं, अनदेखे भी किए जाएंगे। तीसरी, अपने जीवन का अंतिम सहारा घर जा रहने की जगह कई माँ बाप अपने बच्चों को खुश करने के लिए या फिर भावनाओं में बहकर अपना घर तक उनके नाम कर देते हैं और खुद को उनके रहम कर्म पर छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि अगर भविष्य में परिस्थितियाँ बदल गई और औलाद का व्यवहार बदल गया, तब वही घर जिसमें आपने बच्चों को पाला अपना आश्चर्य नहीं रह जाता। घर कभी भी पूरी तरह किसी को ना सौंपें जब तक आप खुद उसमें हैं। अपने लिए एक सुरक्षित कोना हमेशा बनाए रखें, ताकि कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। औलाद को प्रेम देना, उनके भविष्य की चिंता करना और उन्हें सुखी देखना, ये हर माँ बाप का स्वाभाविक गुण होता है।
लेकिन प्रेम के साथ विवेक जरूरी है, वरना वही औलाद जिनके लिए आपने सब कुछ किया कभी आपके जीवन की सब पीड़ा बन सकती है। इसलिए प्यार करें, साथ दें, लेकिन ये तीन चीज़ें जीते जी ना दें, वरना ये दुनिया बहुत बेरहम है और औलाद भी कभी कभी समय के साथ बदल जाती है। इसलिए याद रखिए, औलाद को प्यार दीजिए पर अपने हक, सम्मान और सुरक्षा को कभी उनके हवाले मत कीजिए। वक्त बदलता है और कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर आपने ये तीन चीज़ें सोच समझकर संभाली तो जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी आप सुकून से जी पाएंगे। अगर आपको ये बात दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कहीं ऐसी सच्चाई देखी या महसूस की हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समय रहते समझ सकें और ऐसी सच्ची, भावनात्मक और जीवन को दिशा देने वाली कहानियाँ और सीखें। अगर आप रोजाना सुनना चाहते हैं हंस राय मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जल्द से जल्द हमारी कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।